नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता फ्लॉप हो गई है। लंबी और मैराथन बैठकों के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल सका है। दोनों देशों के बीच बैठक की मेजबानी कर रहे पाकिस्तान के लिए यह बड़ा कूटनीतिक झटका माना जा रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और असीम मुनीर खुद को शांति दूत के तौर पर पेश करने में लगे थे, लेकिन बातचीत कोई निर्णय तक नहीं पहुंचना शहबाज और मुनीर के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है। रविवार की सुबह इस्लामाबाद के सेरेना होटल में विफलता की कहानी लिखी गई। अमेरिका और ईरान के बीच पीस टॉक की विफलता की, पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि की विफलता की। जी हां, और यह कहीं ना कहीं विफलता इसलिए भी है कि खुद जेडी वेंस ने जब वो निकलने लगे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि कोई वार्ता जो है वो नहीं हो पाई है, कोई बातचीत नहीं हो पाई है, ईरान नहीं समझ पाया है। तो कुल मिलाकर इस वार्ता की एक तरह से आप समझिए कि कोई मतलब नहीं रहा है, जो लगभग 21 घंटे चली। कुल मिलाकर जो रिजल्ट है वो कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि उसके बाद भी जो ट्रंप है उनके बयानों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उनके बयान लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे। लगातार यह कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से कि हम लेबनान पर हमले करने छोड़ेंगे नहीं। तो कुल मिलाकर इस पीस टॉक का क्या मतलब है, यह तो पाकिस्तान ही बता पाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 21 घंटे की बातचीत और नतीजा शून्य। पाकिस्तान की मंशा को तगड़ा झटका, उल्टा पड़ गया पाकिस्तान का प्लान। दुनिया में पाक की कूटनीति की उड़ी खिल्ली, इस्लामाबाद में समाधान की गूंज नहीं। पाकिस्तान में पसरा विफलता का सन्नाटा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पूरी टीम जैसे पाकिस्तान आई थी वैसे ही वापस लौट गई। ईरान से आया प्रतिनिधिमंडल भी बिना किसी उम्मीद के वापस लौट गया। इस्लामाबाद की धरती से दोनों पक्षों का खाली हाथ लौटना पाकिस्तान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। ना अमेरिका ने ईरान की बातें मानी और ना ही ईरान को अमेरिका की शर्तें मंजूर थीं। ईरान ने अमेरिका की शर्तों को सख्त बताते हुए मानने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि इस्लामाबाद में 21 घंटे की चली मैराथन बैठक के बाद भी बातचीत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। बातचीत बेनतीजा रही। ईरान खुद कह रहा है कि उसे इसकी पहले से उम्मीद थी। अब सवाल है कि आखिर क्यों पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच समझौता कराने में नाकाम साबित हुआ, जबकि वो खुद मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा था। अमेरिका और ईरान के बीच भरोसे की कमी थी। शहबाज और मुनीर दोनों पक्षों में भरोसा नहीं बना सके। पाकिस्तान की भूमिका निष्पक्ष नहीं मानी गई। 28 फरवरी से शुरू हुई ईरान युद्ध के बाद आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच 14 दिनों के लिए सीज फायर का समझौता हुआ। इस्लामाबाद में दोनों ही देशों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत का मकसद सीज फायर को स्थायी रूप देने के लिए अहम फैसले लेना था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। पाकिस्तान दोनों देशों के बीच एकमत नहीं बन सका। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है, उसकी कूटनीति को गहरा झटका लगा है। दरअसल पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए। पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय साख पर बुरा असर पड़ा। मध्य और पश्चिम एशिया में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश को ये झटका है। जब कोई देश दो देशों के बीच मध्यस्थता की पेशकश करता है, दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए मंच उपलब्ध कराता है और बातचीत सफल नहीं होती तो ये उस देश की वैश्विक कूटनीति की असफलता मानी जाती है। पाकिस्तान की स्थिति भी ऐसी ही हो रही है। उसने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का रास्ता तो बनाने की कोशिश की, लेकिन बातचीत का कोई हल नहीं निकाल सका। यानी अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के बाद और बातचीत के बाद की संबंधों में कोई अंतर नहीं आया है। अब सवाल है कि क्या पाकिस्तान नहीं जानता था कि अमेरिका और ईरान के बीच जिन मुद्दों पर विवाद है, अमेरिका ईरान के जिस परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से रोकना चाहता है, उस पर ईरान कभी तैयार नहीं होगा। जाहिर है ये बात पाकिस्तान अच्छी तरह से समझता है। तो फिर सवाल है कि सब जानते हुए भी क्यों पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच ऐसी मध्यस्थता की राह चुनी जो सफल ही नहीं होने वाली थी। दरअसल उसके पीछे पाकिस्तान का अपना लालच है, पाकिस्तान की अपनी जरूरत है, उसकी अपनी रणनीतिक महत्वाकांक्षा है। पाकिस्तान की अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने की चाह है। खुद को शांति स्थापित करने वाला देश दिखाना चाहता है पाकिस्तान।
लंबे समय से अमेरिका से पाकिस्तान के संबंध तनावपूर्ण हैं। अमेरिका के साथ अपने संबंध फिर से सुधारने की कोशिश है। अमेरिका की नजर में फिर से अहम बनना चाहता है पाकिस्तान। IMF, वर्ल्ड बैंक या अन्य देशों से आर्थिक मदद की अपेक्षा है। ईरान, सऊदी अरब जैसे देशों में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। पाकिस्तान के इन अरमानों को तगड़ा झटका लगा है। जिस अंतर्राष्ट्रीय साख को सुधारने के लिए पाकिस्तान उतावला दिखाई दे रहा था, उस साख को अब पहले से ज्यादा बट्टा लगता दिख रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद टॉक्स का फेल होना बताता है कि पाकिस्तान अभी मध्यस्थ की भूमिका में पूरी तरह स्वीकार्य नहीं है। वैश्विक राजनीति में शहबाज मुनीर की भूमिका संदिग्ध है। वैश्विक राजनीति में बड़े फैसले अभी भी बड़ी ताकतों के पास हैं। दोनों पक्षों की पाकिस्तान पर भरोसे की कमी है। पाकिस्तान की अमेरिका से क्या लालसा है, ईरान इस बात से अनजान नहीं। उधर पाकिस्तान की स्थिति ये है कि वो अमेरिका और ईरान के बीच फंसा हुआ है। अमेरिका पर शहबाज और मुनीर वित्तीय मदद और सुरक्षा संबंधों के लिए निर्भर है, तो ईरान उसका पड़ोसी देश है। ईरान के साथ किसी भी टकराव से पाकिस्तान दशकों पीछे जा सकता है। इसलिए अमेरिका और ईरान में सुलह कराने से जहां वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि हीरो के तौर पर पेश करता है, वहीं ईरान से किसी टकराव का खतरा भी नहीं रहता। यही वजह है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की एक विफलता ने पाकिस्तान के कई अरमानों पर पानी फेर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच की खाई को पाट नहीं सके। पाकिस्तान ने मेजबानी के लिए जितनी सुर्खियां बटोरी, बातचीत बेनतीजा रहने के बाद उतने ही सवालों के घेरे भी हैं। हालांकि पाकिस्तान के दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध है, लेकिन उसकी अपनी सीमा है। पाकिस्तान की अपनी आर्थिक और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां, जैसे बलूचिस्तान में अस्थिरता, अफगानिस्तान से तनाव, पाकिस्तान की आंतरिक हालत उसे एक शक्तिशाली मध्यस्थ के रूप में स्थापित करने में बाधा बनी। साथ ही सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का रक्षा समझौता भी उसे पूरी तरह निष्पक्ष रखने में मुश्किल पैदा करता है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी ये समझना चाहिए कि आखिरकार पाकिस्तान की चुनौतियां क्या है। जी हाँ, पाकिस्तान की कई सारी चुनौतियां हैं जिसका जिक्र लगातार किया जाता है। ऐसे में देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर बहुत उत्साहित था। जी हाँ, लगातार कई पोस्ट किए जा रहे थे, लेकिन शायद पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था कि ये बातचीत जो है इस्लामाबाद वार्ता से मिडिल ईस्ट के हित भी जुड़े हैं। ये बात भी समझ रही होगी। और मिडिल ईस्ट में हमले जो है वो ईरान के लगातार तेज हो रहे हैं, बल्कि इसका असर क्षेत्रीय असर पर पड़ा है। सऊदी अरब, टर्की, मिस्र जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ियों के हित जुड़े हुए हैं इससे, अगर आप देखें और समझे तो। क्योंकि कहीं ना कहीं ये समझना बहुत जरूरी है कि अमेरिका ईरान के बीच बातचीत में सभी देश अपने अपने हित को देख रहे हैं, और इन सब के बीच अमेरिका ईरान के बातचीत में सभी अपने हित को देख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में तालमेल बिठाना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं है। क्योंकि आपको बता दें कि पाकिस्तान उस ट्रीटी से जुड़ा हुआ है, अगर आप देखें तो यूएई के साथ, कि भाई आप पर हमला मतलब हम पर हमला। अगर ऐसा है तो फिर ईरान के जो हमले हो रहे हैं, उस हमले के बाद पाकिस्तान की क्या स्थिति होगी, पाकिस्तान को आगे क्या नुकसान हो सकता है, आपको यह भी समझना चाहिए। इस्लामाबाद की असफल बातचीत जो है वो हुई है, पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय साख को चोट पहुंचेगी निश्चित तौर पर। भविष्य पर कई सवाल खड़े किए। पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय साख पर चोट है। बार बार असफल मध्यस्थता से भरोसा भी घटता है इससे, क्योंकि आप जब बार बार मध्यस्थ होते तो आपकी ऐसी भूमिका होना चाहिए कि आपने जो कह दिया वो दोनों पक्षों को मंजूर होना चाहिए। विश्वसनीय जो पैटर्न है उसकी छवि जो है वो धूमिल होगी। निश्चित तौर पर बार बार असफल मध्यस्थता से भरोसा उठता है, विश्वसनीय पार्टनर की छवि धूमिल होगी, ये भी तय है। पाकिस्तान को बड़े देशों से दूरी मिलेगी। जी हाँ, अमेरिका और पश्चिमी देश सीधे बातचीत करेंगे, अब ऐसा नहीं है, और पाकिस्तान को साइडलाइन किया जा सकता है अब। तो कुल मिलाकर ये वो नुकसान है जो पाकिस्तान को इस बातचीत जो लगभग 21 घंटे चली है वो सफल तो हो नहीं पाई है। तो इस बातचीत को जब अब सफल नहीं हुई तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान की भूमिका किस तरीके से होगी। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन वीएन झा जी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और अरविंद सिंह तेजावत जी भी विदेश मामलों के जानकार जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले सर मैं आप ही के पास आऊंगी वीएन झा सर, ये जो पूरी परिस्थिति हुई है 21 घंटे की बातचीत हुई, हालांकि पाकिस्तान सर इसका क्रेडिट लगातार ले रहा है कि कोई देश नहीं करा पाया, मध्यस्थता तो हमने करा दी। सबसे बड़ा आतंकवाद जहां पर पलता है वो शांति स्थापित करने की उसने कोशिश की, हालांकि ये विफल जरूर हुई है। इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान, और आने वाले समय में सर इस युद्ध को आप किस तरफ से जाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि इजराइल के हमले तो लेबनान पर लगातार हो रहे हैं। इसको जो अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस मामलों के जानकार हैं वो शुरू में ही जानते थे कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी आज के दिन में बहुत ही कम है।
और उससे भी ज़्यादा जरूरत पड़ती है मीडिएशन में इन्फ्लुएंस की, ऑथोरिटी की, और वो दोनों चीज़ में पाकिस्तान लगभग जीरो था। तो हम लोगों के हिसाब से जो सरसरी निगाह पे अगर आप कहें कि 5-6 पॉइंट क्या हैं इस वार्ता के फेलियर के, तो वो था लैक ऑफ ट्रस्ट, चाहे वारिंग ग्रुप में हो, मतलब ईरान और अमेरिका, या ईरान का पाकिस्तान पे और अमेरिका का पाकिस्तान पे। दूसरा था लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान खुद ही एक टेररिस्ट नेशन है या टेरर स्पॉन्सरिंग नेशन है। उसके सड़क पे आज के दिन भी 146 यूएन प्रोस्क्राइब टेररिस्ट घूमते हैं। उसकी इनेबिलिटी टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस, ये जो होती है ना मध्यस्थता में, ये बहुत बड़ी चीज होती है। अगर मान लीजिए यही चाइना होता तो चाइना का इन्फ्लुएंस ईरान पे भी है, क्योंकि चाइना अगर ईरान को कहता कि नहीं आप ये मानिए, आगे का मैं देख लूंगा, और यही चीज अगर या यूएस को कहता चाइना कि आप ये चीज मान लीजिए, मैं आगे में आपकी जो कोई क्षति होती है मैं उसको देख लूंगा कि किस तरह से पूरा किया जा सकता है, तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ता। तो ये जो इन्फ्लुएंस जो पाकिस्तान का दोनों में से किसी के ऊपर नहीं था, तो ये वार्ता हम लोग समझ रहे थे कि ये फेल होने के कगार पे पहले से ही था। दूसरा, बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। देखिए, ईरान और यूएस के बीच की खाई बहुत बड़ी है, बहुत पुरानी है, मतलब कितने दशकों से है, और इसमें बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन रहना कि पहली वार्ता में ये सब कुछ हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। और उसमें आग में घी डालने का काम ट्रम्प कर रहे थे, जो बीच बीच में अपने भड़काऊ वक्तव्य दे रहे थे कि ईरान के लिए ये लास्ट चांस है। ईरान आज के दिन में सरवाइव इसलिए कर रहा है कि वो पाकिस्तान में वार्ता के लिए आया हुआ है, अगर नहीं आता तो हम इसका नामो निशान मिटाते। तो ये सब चीजें जो भड़काऊ भाषण थी वो भी इसमें एक अंग था। उसके बाद एक जो स्टेक्स होल्डर सारे होते हैं किसी भी लड़ाई में, खास करके लड़ाई में, तो उन सबों को आपको कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है। जब यहाँ वार्ता हो रही थी वहां पे इसराइल जो था हिजबुल्लाह के ऊपर बॉम्ब गिराया था, और हिजबुल्लाह भी जब जब वार्ता चल रही थी हिजबुल्लाह ने भी कई सारे रॉकेट और अपने ड्रोन दागे हैं इसराइल की जमीन पे, उस समय में जब ये वार्ता चल रही थी। उसके बाद जो मिसचिफ जो था वो पाकिस्तान ने पहले ही कर दिया था। वो आप ड्राफ्ट ऑफ ट्वीट वहां से लेके लेबनान को इंक्लूड करना एज ए मेन कंसर्न एरिया, तो ये सब चीजें थी जो कि आपको बता रहा था कि वार्ता फेल होगी। और लास्ट में बताता हूं स्टिकिंग पॉइंट्स क्या क्या थे। यूरेनियम एनरिचमेंट, हॉर्मुज़ के ऊपर में पकड़, फ्रीजिंग ऑफ ईरानियन एसेट्स जो बहुत सारे कंट्रीज में हैं उसको डिफ्रीज करना, कॉम्पनसेशन देना, और लिविंग आउट इसराइल या लेबनान इस वार्ता के दायरे से। ये सारे स्टिकिंग पॉइंट थे जिसके चलते कि इसको फेल होना जरूरी था। एक और बात आई थी, जब ये वार्ता चल रही थी उसी समय में ईरान का एक ट्वीट आया था, एक मैसेज आया था, दे हैव गॉट देयर फिंगर्स ऑन द ट्रिगर। क्यों? क्योंकि यूएस पैटरसन और मर्फी ये दोनों ट्रबल वाटर में, हॉर्मुज़ में ये एंटर करने की कोशिश कर रहे थे डीमाइनिंग करने के लिए एसेंशियली। तो ये सब जो चीजें हुई ये सब यही दिखाते थे कि ये वार्ता का फेल होना जरूरी था, होना आवश्यक था। और एक ही चीज पॉजिटिव हुई है कि कम से कम इतने दशकों के बाद दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ में कुछ एक्सचेंज ऑफ थॉट उन्होंने किया। ओके सर, मैं आती हूँ आपके पास और आगे भी हम बातचीत करेंगे। इंपॉर्टेंट बातें आप बता रहे हैं। मेरे साथ अरविंद जी भी लगातार जुड़े हुए। अच्छा अरविंद जी, देखिए अमेरिका कह रहा है कि हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों की नाकाबंदी करेगा, दूसरी तरफ जो ईरान है वो कह रहा है टोल दिया तभी रास्ता देंगे। अब कुल मिलाकर जो पूरी परिस्थिति है वो किस तरफ जाती दिख रही है? क्योंकि सर वार्ता तो फेल हो गई, मतलब कुल मिलाकर होर्मुज़ की जो स्थिति है वो अभी तो बदलने वाली है नहीं कि अब कल से होर्मुज़ खुल जाएगा, अमेरिका चाह रहा है तो स्थितियां तो सर बिगड़ी ही है। भारत के परिप्रेक्ष्य से भी देखा जाए तो कुछ ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तेल, गैस, बाकी समस्याएं तो जस की तस होंगी फिर। बिल्कुल खुशबू जी, पहले भारत के नजरिए को समझे। भारत बिल्कुल ये नहीं चाहेगा कि होर्मुज़ स्ट्रेट बंद हो, और ऐसे में यही कारण है कि जब इंडियन शिप्स वहां से आ रहे थे तो अपनी इंडियन नेवी है उनको एस्कॉर्ट कर रही थी, क्योंकि भारत का ये मैसेज साफ था कि अगर होर्मुज़ स्ट्रेट को बंद किया जाएगा तो भारत को ये अच्छा नहीं लगेगा। भारत ही नहीं, पाकिस्तान के लिए भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। बाकी जितने भी जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं
उन सब के लिए होमोस्टेट का बंद होना बिल्कुल ठीक नहीं है। जापान जो कि क्वेड का सदस्य भी है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी और चीन के लिए भी, ये तमाम जो बड़े बड़े मुल्क हैं उनके लिए यह बहुत ही असहज स्थिति है। साउथ कोरिया भी उसी में आता है। तो ये है, और उसमें से 2 देश हैं वो क्वेड के सदस्य भी हैं। तो वाकई ये बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। दूसरी बात ये है कि अमेरिका कहता है कि वह नाकेबंदी करेगा। अगर खामोश की यूनाइटेड स्टेट नाकेबंदी करता है तो फायदा क्या होगा? वह जहाज जाने नहीं दे रहा है और यूनाइटेड स्टेट उसकी नाकेबंदी करना चाहता है। मतलब ये हुआ कि अगर मान लो उस रीजन में जाने वाले जितने भी शिप्स हैं, इरानियन शिप्स की नाकेबंदी कर रहा है तो एक अलग बात है। तो नाकेबंदी का भी कोई मतलब नजर नहीं आ रहा है। वार्ता फेल हो गई है। अमेरिका की नजर से देखें तो वार्ता सफल हुई है, क्योंकि उनके प्रेसिडेंट ने यह भी बोला है कि चाहे वार्ता सफल हो ना हो, अमेरिका जीत चुका है। जब वो अमेरिका के जीतने की घोषणा कर चुके हैं तो फिर वार्ता की जरूरत ही की है। और वाकई इस चीज को हमें देखने की जरूरत है कि यूनाइटेड स्टेट ऐसा क्यों कह रहा है। सोचिए कि अगर यूनाइटेड स्टेट को उस लड़ाई से ऐसे ही भागना पड़ता, मतलब पाकिस्तान मीडिएशन नहीं करता और यूनाइटेड स्टेट को सारा का सारा अपनी सेनाएं वगैरह हटा के वापस यूनाइटेड स्टेट ले जानी पड़ती, तो सोचिए कितनी बेइज्जती होती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसलिए एक वो बहुत ही एक डिग्निफाइड एग्जिट चाह रहा था, और वो डिग्निफाइड एग्जिट के लिए पाकिस्तान ने एक प्लेटफॉर्म दिया। शांति का नाटक किया गया, पर वो शांति का नहीं था। वो एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट के लिए एग्जिट पॉइंट देना था, ताकि वहां की जो लोकल जनता है उसको भी ये बताया जा सके, और ये बताया जा सके कि देखिए हम डिग्निफाइड तरीके से आए हैं, हम जीत के आए हैं। पर बात ये कि अगर मिडल ईस्ट में सारे अपने जितने भी जो सैनिक अड्डे हैं उनको बर्बाद करने, होमो स्टेट को ईरान के हाथों गिफ्ट करने, और लगभग मुझे लगता है कि पूरा जो खर्च हुआ होगा लगभग समथिंग 340 यूएस बिलियन जो डॉलर्स है, उतना खर्च हुआ है यूनाइटेड स्टेट का। अगर ये खोने के बाद, अमेरिका की इकोनॉमी को परेशान करने के बाद, महंगाई बढ़ाने के बाद, अगर उनको लगता है कि वो जीत चुके हैं, खासकर मिड टर्म इलेक्शन हारने की पूरी तैयारी करने के बाद, तो ऐसी जीत केवल प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके साथियों को ही मुबारक हो सकती है। ठीक है, मैं आती हूँ सर आपके पास। अच्छा वीएन झा सर, ये जो पूरी परिस्थिति है इसको देखते हुए क्या आने वाले समय में ये माना जाए कि ये पूरी परिस्थिति ठीक हो जाएगी, या फिर ये माना जाए कि जो अमेरिका है वो अब और ज्यादा हमले करने वाला है बिल्कुल क्लियरली, या फिर जो इजराइल के हमले है वो तो चल ही रहे, इजराइल को तो ऐसा लग रहा है कि एक मौका मिला है, वो उसको खोना नहीं चाहता। देखिए, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप 3-4 बार 5 बार वो लगभग धमकी दे चुके हैं कि अगर ये वार्ता फेल हुआ, अगर ईरान अपने आप को सरेंडर नहीं किया, अगर ईरान इस वार्ता के सामने में साइन नहीं किए, तो फिर हेल विल ब्रेक लूज ऑन ईरान। ये तो कह चुका है वो। और हो सकता है कि वो अपने बात को सच कराने के लिए पेंटागन पे दबाव डाले, मिलिट्री प्रेशर डाले कि आप अब फिर से ईरान के ऊपर में ताबड़तोड़ आप हमला कीजिए। लेकिन देखिए, ईरान के पास में खोने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। जो इनिशियल 5 डेज में या 4 डेज में जितना उनका नुकसान हुआ था, वो नुकसान बहुत बड़ा नुकसान था। लेकिन उसके बाद से जब से उसने अपने जितने मिलिट्री एसेट्स हैं उसको डिस्पर्स कर दिया, जितने VAVPs थे उसको सब सरफेस कर दिया, और इसके बाद कुछ ज्यादा उनके पास में खोने के लिए नहीं है। 10,000 बम आप गिरा दीजिए, हो सकता है कि उसमें 200-300 बिल्डिंग गिर जाए, लेकिन ये बम बिल्डिंग गिराने के लिए नहीं होते हैं। ये बम होते हैं कि टैक्टिकली या स्ट्रेटेजिकली आपको जो जो मिलिट्री एडवांटेज है वो पाने के लिए होता है। तो वो चीज अब अमेरिका को नहीं मिलेगा। अंतिम में मैं ये चीज बताऊंगा कि आज के दिन में जो सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट है वो है कि अमेरिका का जो गर्दन है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि इसमें उसकी आन है। आज के दिन में ये जो वार्ता उसने यही करी थी कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलिए, नहीं तो हम आपको बर्बाद कर देंगे। यही थी ना, जिसमें कि उसने धमकी दिया था कि 48 घंटे का मैं टाइम दे रहा हूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रिलीज करो, नहीं तो खत्म कर देंगे, हम तुम्हारी नस्ल को खत्म कर देंगे। अब जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है बिल्कुल ईरान के दायरे में है, ईरान की पकड़ में है, तो हो सकता है कि देखिए सनकी हो, डोनाल्ड ट्रंप काफी सनकी हो गया, उसका जो रीजनिंग जो है, उसका लॉजिकल अप्रोच जो है लगभग खत्म हो चुका है। तो हो सकता है कि वो ये फिर से ये झगड़ा लगा दे। और दूसरी चीज, एक आप इन बिटवीन द लाइंस पढ़िए। जब अभी हमारे पैनलिस्ट जो बता रहे थे, आज शाम की खबर है कि
अमेरिका धमकी दे रहा है कि अब हम यहाँ से किसी भी बिल्कुल शिप सर, को धमकियों का निकलने दौर है नहीं कि देंगे। खत्म हो नहीं रहा समय, मेरे को इतनी की इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी और अरविंद सर आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल देखिए, इस्लामाबाद टॉक्स पर पूरी दुनिया की नजर थी। दुनिया इस इंतजार में थी कि इस्लामाबाद से शांति और समाधान की खबरें बाहर आएंगी और महायुद्ध के हालात से गुजर रहे मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया राहत की सांस लेगी। तो क्या बातचीत के लिए मेजबान बने पाकिस्तान को शायद इतनी गहरी बात समझ नहीं आ रही थी? फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ये कौन सा खेल खेल रहे थे? क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे? ऐसा क्यों कह रही हूं, आपको तस्वीरें दिखाएंगे और आप अंदाजा लगा पाएंगे। जो तस्वीर है, पहली तस्वीर, अब आप ये तस्वीर, पहली तस्वीर है, इसको देखिए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का स्वागत करते हुए पाक आर्मी चीफ मुनीर सूट में नजर आए हैं। ठीक है, आप देखिए ये जेडी वेंस है और ये पाक आर्मी चीफ आपको दिखेंगे सूट में। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसमें आपको देखिए ये सूट में तो नजर आ रहे हैं। अब ईरान के प्रतिनिधिमंडल मुनीर कॉम्बैट जो है यानी युद्ध वाली वर्दी पहनकर मिले हैं। अब देख लीजिए यहां पर ये ईरान के प्रतिनिधिमंडल से युद्ध वाली वर्दी पहनकर मिले हैं। तो क्या मैसेज देना चाह रहे थे असीम मुनीर? विशेषज्ञों के अनुसार ईरान के सामने कॉम्बैट वर्दी पहनना सैन्य ताकत का प्रदर्शन था, जबकि अमेरिका के सामने सूट पहनकर उन्होंने खुद को एक राजनेता और राजनयिक के रूप में प्रस्तुत किया। जबकि प्रोटोकॉल तो यह कहता है कि विदेशी नेताओं का स्वागत प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री को करना चाहिए, लेकिन यहां हर फ्रेम में आपको असीम मुनीर ही स्वागत करते नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई वो तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके से जो असीम मुनीर है वो यहां पर नजर आए हैं। तो चलिए मेरे साथ इस खास पेश